प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग बायोलॉजी की क्लास कर रहे हैं, ऑप्शनल बायोलॉजी टीजीटी पीजीटी के लिए और जीआईसी के लिए। साथ में हम किसके लिए कर रहे हैं, नीट के फाउंडेशन के लिए भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी क्लास आपको दी जा रही है एनसीईआरटी सोल्यूशन के माध्यम से दी जा रही है, यानी एनसीईआरटी की जो भी टॉपिक है उन टॉपिक को एक एक करके हम लोग यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। कल के वीडियो में, कल फर्स्ट वीडियो अपलोड किया गया था और कल के वीडियो में हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया था कि फिजन के माध्यम से कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमने जो फिजन की विधि पढ़ी थी उसमें मल्टीपल फिजन पढ़े थे और बाइनरी फिजन पढ़े थे, उसके एग्जाम्पल देख लिए थे, लाइफ स्पान देख लिए थे। आज की टॉपिक उसी में आगे बढ़ेगी और सेकंड पॉइंट आपकी एनसीईआरटी में जो दी गई है वो सेकंड पॉइंट है आपकी बडिंग। थर्ड है आपका स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे कि जो स्पोर फॉर्मेशन है, स्पोरेंजियम फॉर्मेशन है, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास है और कोनिडिया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थोड़ा सा टच करेंगे और फिर उसके बाद आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, दोनों को टच करेंगे, नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इतनी टॉपिक को टच करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे में इसको कवर करेंगे और उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक्चुअली मैं आज की टॉपिक कम रखने के पीछे का एक रीजन है कि मैं आज कुछ आपसे बातचीत करना चाहता रहा था, इसलिए मैंने इस वीडियो को थोड़ा छोटा रखा है और आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने दोस्तों तक इसे पहुंचा दें। बात क्या है वो भी मैं बता रहा हूं। देखिए, हमारे जो कोर्स है, पहले बात को कर लेते हैं, 2 मिनट लगेगा, ध्यान से सुन लीजिए, हमारे आपके हित की बात है, ठीक है। तो जो हमारा कोर्स है, कोर्स को अगर हम एक नजर डालें, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो एक नजर डालें तो हमारे जीएस के 40 क्वेश्चन हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा जो कोर्स है उसमें 80 हमारे सब्जेक्ट के हैं, यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट के हैं। ये हम प्री की स्ट्रेटजी कर रहे हैं, प्री की बात कर रहे हैं। इसका पेपर आपका कहां होने वाला है, जून में। तो अगर जून में हमारा पेपर होने वाला है और हमारे पास ये है, तो जीएस की क्लास आपकी डेली चल रही है। जनरल साइंस की क्लास स्टार्ट की है हम लोग और जनरल साइंस की क्लास आपकी डेली आगे बढ़ रही है, आप देख भी रहे हैं, अच्छा लग रहा है आपको। सब्जेक्ट की पहली क्लास आपको दी गई है हिंदी मीडियम को। हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं, जो लोग हिंदी मीडियम से टोटली हिंदी चाहते हैं, उनके लिए भी आपकी एनसीईआरटी की क्लास चलाई जा रही है, एनसीईआरटी की। और इसमें एनसीईआरटी में हम लोगों ने सेल यानी 11 क्लास 11 का चैप्टर सेल डिस्कस कर लिया है। हमारे नेक्स्ट चैनल पे, जिस चैनल का नाम आप जानते हैं बायो एग्जाम पॉइंट है, बायो स्टडी पॉइंट है, सॉरी, बायो स्टडी पॉइंट है। बायो स्टडी पॉइंट पे हम लोगों ने क्लास 11 का चैप्टर वाइज एनसीईआरटी स्टार्ट किया हिंदी मीडियम से। क्लास 11 का चैप्टर वाइज एनसीईआरटी हिंदी मीडियम का हमने स्टार्ट किया, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी को हम समझते पढ़ते चल रहे हैं साथ साथ, बस यहाँ पे ये कुछ सारी टॉपिक लिखी गई हैं, इसे डिस्कस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब प्लानिंग ये है कि हमारा मानना ये है कि हम मई तक हम पूरा एनसीईआरटी कर लेंगे। क्लास 12th की, क्लास 11th की पूरी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन इसी तरह से सॉल्व करेंगे जिस तरह से सारी चीजें दी गई हैं, ठीक है। इसको और इंक्रीज करेंगे और हाई लेवल पे और अच्छी एनर्जी के साथ और बड़े वीडियोज के साथ आएंगे। स्टार्टिंग है, छोटे छोटे वीडियोज हैं, उसके बाद कम से कम 1-2 टॉपिक तो कवर ही करेंगे एक दिन में, क्योंकि कम से आप मान चलिए कि आपके अभी बहुत ज्यादा कोर्स बचे हुए हैं, तो उसके हिसाब से एक दिन में 2 से 3 वीडियो आपको प्रोवाइड होंगे, जो वीडियो आप आराम से देख सकते हैं। फ्री है, मैंने आपसे बता रखा है, कई बार बताया है, तो फ्री आप आराम से देखिए, आपको लाभ देगा और साथ में एनसीईआरटी आप पढ़ते रहिए। देखिए, इस वीडियो का नोट्स हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन आप एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। सारी चीजें एनसीईआरटी में दी गई हैं, वहीं से बस मैं उसे ब्रीफली करके, थोड़ा शार्ट करके उसे हिंदी में थोड़ा सा कन्वर्ट करके हम आपको बता रहे हैं, बस इतना सा अंतर है, बाकी कुछ नहीं। एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, चूंकि एनसीईआरटी आपको कम से कम यहाँ पे आप मान चलिए कि 80% नंबर आपको देने वाली है। अगर एनसीईआरटी से आपको 80% नंबर मिलते हैं तो आपके सब्जेक्ट में होते हैं 64 नंबर और जीएस में आपको नियर अबाउट आप मान चलिए कि अगर सारा क्लास आप कर लेते हैं तो 30 नंबर यहां से आप 94 पे पहुंचते हैं। 110% आप कहां जा रहे हैं, मेंस में। अगर यहां तक नहीं पहुंच रहे हैं, आप 80 क्वेश्चन प्लस हो जा रहे हैं, तो भी जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, कोई भी हो, 80 प्लस पहुंच रहे हैं, बॉयज हो, गर्ल्स हो, तो वो आराम से कहां पहुंच जाएंगे, मेंस में पहुंच जाएंगे। तो ये एक स्ट्रेटजी है जिस स्ट्रेटजी को हम फॉलो करके आगे बढ़ रहे हैं।
कैसा है, कैसा लग रहा है आप जरूर बताइएगा। क्लास देखते रहिए, आपको जो भी देखना है, जो भी बात करनी है आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो क्लासेस स्टार्ट करें, बातें अब खत्म। क्लासेस में कल हम लोगों ने पढ़ा था फिजन के माध्यम से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, यानी वहां पे सेल डिवाइड करती थी और एक सेल डिवाइड करके कितने सेल बनाती थी, 2 सेल बनाती थी या 2 से ज्यादा सेल बनाती थी, जिसमें हम लोग कहते थे मल्टीपल फिजन। जैसे कि मल्टीपल फिजन में हमने किसको रखा था, प्लाज्मोडियम को, और किसको रखा था, अमीबा में भी मल्टीपल फिजन पाया जाता है। वहां पे हमने ये भी पढ़ा था कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिजन है, फिजन का जो मेथड था उसमें अलग अलग मेथड है, जैसे कि प्रोटिस्टा आता है, मोनेरा आता है। मोनेरा में हमने बैक्टीरिया को रखा था, बैक्टीरिया में ए माइटासिस होती, थोड़ा सा रिव्यू कर ले पिछले वीडियो की, तो वहां पे क्या था, बैक्टीरिया में एक बार बताएं, बैक्टीरिया में क्या था, ए माइटोसिस हुई थी, जबकि जैसे हम प्रोटिस्टा में इंटर किए थे वहां पे क्या हुआ था, माइटासिस हुई थी। और मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप इसका आंसर देंगे कि क्या कौन सा ऐसा रीजन था कि बैक्टीरिया में ए माइटासिस हुई, और ऐसा कौन सा रीजन था कि प्रोटिस्टा में, यानी जो यूग्लिना था और आपका क्या था, अमीबा था या आपका पैरामीशियम था, वहां पे माइटासिस हुई। दोनों में ऐसी कौन सी कंडीशन थी जिसकी वजह से बैक्टीरिया में यानी मोनेरा में क्या हुआ था, ए माइटासिस, और प्रोटिस्टा में क्या हुआ था, माइटासिस हुआ था। तो आप जरूर कमेंट करके बताएं, चाहे वहां पे चाहे व्हाट्सएप पे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं बडिंग। बडिंग में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने ऊपर एक स्मॉल ग्रोथ बॉडी लाते हैं, जैसे उनके ऊपर एक बड आ जाते हैं। मैं बात करूं, आप अपने घर पे रोज लगाए होंगे, रोज याद है, हालांकि इसका एग्जाम्पल नहीं, बस समझने के लिए। तो रोज में आप देखते हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे बड आ जाते हैं, ठीक। फिर यही बड किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, ब्रांच में। फिर यही ब्रांच किसमें कन्वर्ट हो जाती है, इसमें फ्लावरिंग होती है, फ्लावरिंग के बाद उसमें फ्रूट्स लगते हैं, फ्लावर की बात हो रही है तो इसमें फ्लावरिंग आ जाती है, ठीक। अगर वहीं पे मस्टर्ड होगी तो मस्टर्ड में क्या आएंगे, उस पे फिर उसमें सीड पड़ेंगे, फल आएंगे, सीड पड़ेंगे। तो यहां पे बात हो रही थी कि ये ग्रोथ जो है, यही एक्स्ट्रा ग्रोथ, बॉडी के अलावा जो एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है उसी को हम बड कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो ईस्ट है, ईस्ट क्या काम करता है, बडिंग करता है। बडिंग करने में क्या काम करता है, ईस्ट को हम लोग सर्कुलर बॉडी से दिखाते हैं, इसके ऊपर एक नया क्या आ जाता है, बड ग्रो कर जाता है, और बाद में ये पेरेंट बॉडी से यही बड अलग हो जाता है और अलग होकर के एक नए किसका निर्माण कर देता है, जल्दी बताइए, एक नए ईस्ट का फॉर्मेशन कर देता है। इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। आसान सा है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल पे सोचना पड़ेगा, कुछ है नहीं इसमें, आप जानते हैं। यहां पे बस बडिंग में इतना रखिए, अगर क्वेश्चन दे दिया कि किसमें बडिंग होती है, बडिंग के प्रोसेस से किसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, या असर्शन रीजन दे दिया कि इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म द बडिंग फॉर्मेशन एसेक्सुअल मेथड आर डन बाय बडिंग फॉर्मेशन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर डन बाय बडिंग फॉर्मेशन, और नीचे दे रहा है असर्शन में, असर्शन हो गया, और रीजन दे रहा है कि रीजन में कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बडिंग करते हैं एज लाइक ईस्ट, ठीक। तो असर्शन रीजन को भी कंप्लीट करने के लिए आपको ये पॉइंट याद रखनी है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि ईस्ट है, वो क्या करता है, बडिंग करता है, जबकि मल्टीसेलुलर जैसे कि हाइड्रा है, हाइड्रा भी क्या करता है, बडिंग करता है। मैंने कल आपको प्लेनेरिया बताया था, प्लेनेरिया में भी बडिंग होती है, ठीक है। प्लेनेरिया रीजनरेशन के मेथड से भी करता है, बडिंग के मेथड से भी करता है, और किससे करता है प्लेनेरिया, तो आप देखेंगे तो एक साल क्वेश्चन में पूछा गया प्लेनेरिया के लेकर बवाल भी था। कुछ लोगों का कहना था प्लेनेरिया सिर्फ बाइनरी फिजन करता है और क्या करता है, रीजनरेशन करता है, लेकिन प्लेनेरिया में ऐसा माना गया है, प्लेनेरिया में बडिंग भी होती है, ठीक। तो यहाँ पे हमारे बुक में जो दिया गया है, हमारी एनसीईआरटी में जो दिया गया है, पहले एनसीईआरटी पे ही फोकस करते हैं। जो इस तरह के क्वेश्चन है जो क्या कहते हैं, तो उसको बाद में करेंगे। यहाँ पे यूनिसेक्सुअल हो गए, ठीक। मल्टीसेलुलर कौन है, यूनिसेलुलर ईस्ट हो गया, और मल्टीसेलुलर कौन हो गया, हाइड्रा। हाइड्रा भी आप जानते हैं, हाइड्रा ऐसे टेंटेटिव होते हैं इसके, और उसके बाद हाइड्रा आ गया। हाइड्रा में क्या होते हैं, बड ग्रो कर जाता है, बाद में बड इस बॉडी से छोड़ करके अलग चला जाता है और नई बॉडी का फॉर्मेशन कर लेता है, किसी सबस्ट्रेट से अटैच हो जाता है और न्यू बॉडी का फॉर्मेशन कर लेता है। इसे हम क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। आसान सा है, कुछ है नहीं इसमें, ठीक। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो किसका फॉर्मेशन करते हैं, स्पोर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे स्पोर फॉर्मेशन में, जैसे कि जो स्पोर,
अब जो स्पोर में एक चीज आपको याद रखना है, जो स्पोर आर द स्पेशल काइंड ऑफ मोटाइल एंड फ्लैजिलेटेड स्पोर। कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं, यानी जो कैसे होंगे? मोटाइल होंगे, यानी एक गतिशील हो सकते हैं, चल सकते हैं, अगर ये अपने मीडियम में मोटाइल कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। और कैसे होते हैं? फ्लैजिलेटेड, इनके ऊपर फ्लैजिला पाया जाता है, जिससे आइडेंटिफाई होता है कि ये क्या है, जो स्पोर है, और उसी फ्लैजिला के बल पे ये मोटाइल होते हैं, यानी तैरते रहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल में कौन है? फंजाई है, फाइकोमाइसिटीज, एल्ब्यूगो कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल में पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आप पे थोड़ा सा माइंड में आपके क्लिक कर रहा होगा कि हमने यहाँ पे प्लेनेरिया का नाम क्यों लिया। प्लेनेरिया को निकाल दीजिए, उसे रिमूव कर दीजिए। प्लेनेरिया ये मान लीजिए कि प्लेनेरिया की बात नहीं हुई थी, ठीक है, उसे गलत मान करके छोड़ दीजिए। जब प्रैक्टिस पेपर करेंगे तो वहां पे सारी चीजें तथ्य दी गई, वहां बात करेंगे। यहाँ पे बस दो चीजों पे फोकस करिए अभी, ठीक है, कि एक्सेप्शनल क्वेश्चन छोड़ दीजिए, अभी बाद में उस पर चर्चा होगी कभी। यहाँ पे दो चीजों वर्डिंग में कि यूनिसेलुलर ईस्ट है, मल्टीसेलुलर कौन है? हाइब्रिड। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, उसको छोड़ दीजिए, बाद में उस पर चर्चा होगी कभी। तो जो स्पोर पे बात करें, फंजाई, फाइकोमाइसिटीज, एल्ब्यूगो। ठीक है, एक ऐसे होते हैं, एक फ्लैजिलेटेड होते हैं, पहली चीज फ्लैजिलेटेड होते हैं, और क्या होते हैं? इमोटाइल होते हैं। क्लियर है? चले आगे। सेकेंड है स्पोरेंजियोस्पोर, यानी ऐसा आदमी जो अपने ऊपर क्या बनाता है? एक पाउच बनाता है जिसमें स्पोर भरे होते हैं, जिसे स्पोरेंजियोस्पोर कहते हैं। और एक किसमें पाया जाता है? इसके जो स्पोरेंजियम बना लेते हैं, जो स्पोरेंजियम बना लेते हैं, कौन? जो स्पोर किसको बना लेता है? जो स्पोरेंजियम बना लेता है। स्पोरेंजियोस्पोर किसको बना लेता है? स्पोरेंजियोस्पोर बना लेते हैं। उसमें उसके ऊपर एक कवच होती है जिसके अंदर सारे स्पोर भरे होते हैं। जैसे ही इनका फेवरेबल कंडीशन आता है, ऊपर की सिस्ट वॉल टूटती है और सारे स्पोर निकल जाते हैं, जर्मिनेट करके एक न्यू ऑर्गेनिज का फॉर्मेशन कर लेते हैं। छोटी, जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप जानते हैं कि आप अपने स्टेयर जो होती है, स्टेयर को डेली साफ करते हैं, या आप अपने जो आगे आपके घर के सामने जमीन होती है उस पर आप रोज झाड़ू लगाते हैं। लेकिन होता क्या, जैसे बरसात होती है वहां पे छोटे छोटे आपको म्यूकर दिखाई पड़ने लगते हैं, एल्गी दिखाई पड़ने लगते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी नजर आने लगते हैं। इसका मतलब कि इसका स्पोर कहीं ना कहीं था, और जैसे रेन हुई, रेन में क्या हुआ, उसके स्पोर आ गए। हालांकि इसके स्पोर एयर के माध्यम से भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो एयर के माध्यम से आ गए और वहां पे जर्मिनेट कर गए। तो ये कैसे होंगे? जैसे राइजोपस है, म्यूकर है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। स्पोरेंजियोस्पोर, दीज आर द नॉन मोटाइल। अब देखिए यहाँ पे यही निकलेगा, ए है मोटाइल, कौन? जो स्पोर, और ए कैसे हैं? यहां आप लिखते हैं नॉन मोटाइल। कैसे हैं? नॉन मोटाइल है, ए आपको याद रखना पड़ेगा। ए कैसे है? नॉन मोटाइल है। उसके बाद देखेंगे, दीज आर नॉन मोटाइल स्पोर प्रोड्यूस इनसाइड द स्पोरेंजिया। किसके अंदर होते हैं? स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं। समटाइम दीज स्पोर्स आर आल्सो टर्म एट द इंडोस्पोर, दे आर डिस्पर्स्ड बाय द विंड एंड जर्मिनेट। ये किसके माध्यम से डिस्पर्स होते हैं? जल्दी बताइए। डिस्पर्स बाय विंड। तो ये विंड के माध्यम से भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, फैल जाते हैं। जैसे क्या होता है कि आप अपने घर पे लगा दिए, और घर पे लगाने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप अपने घर पे लगाए, तो घर पे लगाने के बाद आप देखेंगे झाड़ू लगाते हैं, रोज साफ करते हैं आप उसको, तो वहां क्या होता है, हवा आई और हवा में इसके स्पोर आ गए, और जैसे इसके स्पोर आए, स्पोर क्या करेंगे, वहां पे जर्मिनेट हो जाएंगे और आपको वहां म्यूकर या आपको ब्लू ग्रीन एल्गी नजर आने लगते हैं। तो दो चीजें यहाँ पे याद रखनी है कि जो स्पोर मोटाइल होते हैं और कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। क्लियर है? याद रहेगा। इसके बाद आएंगे स्पोरेंजियोस्पोर, आपकी बुक में दिया गया है, ठीक है, एनसीईआरटी में। स्पोरेंजियोस्पोर पे जाएंगे तो स्पोरेंजियोस्पोर क्या होगा, नॉन मोटाइल होगा, पहली चीज। दूसरी क्या होगा, डिस्पर्स्ड बाय द, किससे, विंड के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होता है, डिस्पर्स्ड होता है। क्लियर है? चले आगे। अगला है आपका यहाँ पे क्लेमाइडोस्पोर, क्लेमाइडोमोनास, याद है, क्लेमाइडोमोनास एल्गी है, क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वाक्स, कारा, ये सब क्या है, एल्गी हैं। तो एल्गी की बात हो रही थी, क्लेमाइडोमोनास। These spore are thick walled resting spore produced by directly from the hyphal cell। किसमें पाए जाते हैं, हाइफल सेल में पाए जाते हैं। एक हाइफा बन जाता है और उसी हाइफल सेल में इनके स्पोर डेवलप होते हैं, पाए जाते हैं। तो किसमें पाए जाते हैं, जल्दी से बता दीजिए, हाइफल सेल में। हाइफल सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, उसी में इनके स्पोर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। क्लियर है? उसके बाद है क्या आपका, कोनिडिया। कोनिडिया किसमें पाया जाता है, पेनिसिलियम में, पेनिसिलियम नोटेटम, याद है आपको,
पेनिसिलियम नोटेटम किसका काम करता है? पेनिसिलियम नोटेटम से एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं। तो आप बताएंगे कौन सी एंटीबायोटिक्स पेनिसिलियम नोटेटम से बनाई जाती हैं? पेनिसिलियम नोटेटम का उपयोग किया जाता है पेनिसिलिन बनाने में। किसका? पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन किसके लिए उपयोगी आई थी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन बनाई गई थी, और वह पेनिसिलिन जो सोल्जर थे उनके जो बाउंड हो गई थी, घाव हो गई थी, उस घाव को भरने के लिए उपयोग की जाती थी। ठीक, तो मरहम बनाए जाते हैं पेनिसिलियम का। हम लोग पढ़ेंगे ना 12th में, एक चैप्टर है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन वेलफेयर, सूक्ष्म जीव इंसान के हित में। तो वहां पे लैक्टोबैसिलस भी पढ़ेंगे, पेनिसिलियम भी आएगा, बहुत सारे लोग पढ़ेंगे, एस्क्रोम। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे। ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? पेनिसिलियम कोनिडिया के माध्यम से, कोनिडियो स्पोर बनाता है और कोनिडिया के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट होता है। दीज आर नॉन मोटाइल। ये भी कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। स्पोर प्रोड्यूस सिंगल आर द चेन रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, अब ये कैसे डिस्पर्ट होते हैं? एबी बिंड के माध्यम से डिस्पर्स हो सकते हैं। यानी यही चीजें सेम यहाँ पे आप कॉपी कर सकते हैं याद रखने के लिए। चले आगे। अब आपका आता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में अगर हम बात करें तो वेजिटेटिव है ये एसेक्सुअल मेथड का। अलग अलग बुक में आप देखेंगे, किसी किसी बुक में इसे एक अलग पार्ट दे दिया गया है। हमारी एनसीईआरटी ने हमारे पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 2 ही पार्ट में रखा है। किसमें? एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, और सेकंड रखा है किसमें? सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। हमारे क्वेश्चन भी अगर आते हैं तो हम वहां पे टिक करेंगे 2 मेथड, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन किसके अंतर्गत आता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता है, उसके फॉलो करता है। ठीक, तो इसमें 2 मेथड होते हैं। नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड मतलब प्लांट का वह पार्ट जो नेचुरली ग्रो करता है, जैसे कि रूट। किसी किसी प्लांट की रूट नेचुरली ग्रो करती है, किसी किसी प्लांट का स्टेम नेचुरली ग्रो करता है, लेकिन किसी किसी प्लांट की लीफ नेचुरली ग्रो करती है। लेकिन जब हम उसमें मैन मेड थिंग्स लगाने लगते हैं, आर्टिफिशियल काम करने लगते हैं, तो उसी काम को हम लोग क्या कह देते हैं? आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। उसमें भी हम उसी का उपयोग करेंगे। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को खोलना है कि हम जो आर्टिफिशियल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन करेंगे, मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करेंगे, उसमें हम उन्हीं पार्ट का उपयोग करेंगे, रूट का, स्टेम का, लीफ का, टिश्यू का, आर्गन का, हम उसी पार्ट का उपयोग करेंगे। बट यहां पे कुछ साइंटिफिक मेथड इंक्लूड किए जाएंगे। जबकि इस नेचुरल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में, जैसे आप मान लीजिए कि आप किसकी खेती करते हैं? पोटैटो को। पोटैटो क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम है। अब अंडरग्राउंड स्टेम में क्या होता है? आईबड आ जाते हैं, और उसी आईबड को आप मिट्टी के अंदर क्या करते हैं? बरीड करते हैं। कुछ समय के बाद वो ग्रो करके न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और आपको क्या मिल जाता है? बहुत सारे पोटैटो मिल जाते हैं। इस सीजन में आप देखेंगे आपके यहाँ ओनियन आती है। जो ओनियन है, वो ओनियन के ऊपर क्या होता है? ग्रोथ हो रही है, उसमें जर्मिनेशन हो रहा है। अब वो जर्मिनेटेड ओनियन आप तो खा सकते नहीं, उसे फार्मर क्या काम करते हैं? उस जर्मिनेटेड ओनियन को मिट्टी में ले जाकर के दफना देते हैं, मतलब उसको लगा देते हैं मिट्टी के अंदर, और कुछ दिनों के बाद वहां से प्याज का साग तैयार हो जाता है, जो आप खाते हैं, मार्केट में बिक रहा है। गार्लिक होता है। गार्लिक के जितने भी हाइफल होते हैं, जितने भी सेल उसकी अलग अलग की जा सकती हैं, उनको अलग करते हैं, उसके हर एक टुकड़े को, और उसको ले जाकर के लगा देते हैं, वो आपका जर्मिनेट कर जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारे पार्ट है, चाहे वो रूट है, चाहे स्टेम है, चाहे लीफ है, इन्हीं का उपयोग हम किस में कर रहे हैं? न्यू जनरेशन को डेवलप कराने में, यानी नए जनरेशन को पैदा करने में। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। लेकिन जब इसी में हम लेयरिंग करने लगे, कटिंग करने लगे, ग्राफ्टिंग करने लगे, और इसमें हम अपने डिजायर के प्लांट को पैदा करें, डिजायर की स्पीसीज को पैदा करें, डिजायर का उसमें चेंज कर लें, वहां पे उस चीजों को हम क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। आर्टिफिशियल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये 2 पार्ट हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वहां पे ग्राफ्टिंग से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेयरिंग से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, और एक क्वेश्चन और पूछा गया आपका, जल्दी बता दीजिए किससे पूछा गया है? सबसे ज्यादा क्वेश्चन, अगर इस चैप्टर का हम ओवरव्यू करें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन टर्मोलॉजी से पूछे गए हैं। दूसरा क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा गया है, वह पूछा गया है इसी टॉपिक से, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से। चूंकि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ज्यादा है, इसलिए इसे एक नए वीडियो में कवर करेंगे, और सारी चीजों को एक सिरे से करेंगे। जितने क्वेश्चन आए हैं उसको भी हम लोग ओवरव्यू करेंगे। तो आपको 2 फायदे होंगे, एक तो चैप्टर भी तैयार होगा, और दूसरे क्या होगा?
ये भी हमारे क्वेश्चन भी तैयार होंगे। तो कैसा लगा क्लास जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार है। कमेंट करके बताइए, लाइक जरूर कर दिया करिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।